जी, so what is your next topic? Montreal protocol and ozone layer depletion. हाँ जी, पिछले टॉपिक से की पढ़िया सी. What is our chapter about? International agreement. ठीक है, अलग अलग agreements बनी सीगी from the UN, United Nations. ठीक है, for what? Environmental pollution control. So now is international agreement किस तरह हुई सी? Montreal protocol ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੀਗਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਬਣਾਈਏ. ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਓਟੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਨੀਟਰੀਅਲ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਲੇਟਰਲ. ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਈ ਮੀਨਸ 2. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2, ਮਲਟੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਸੋ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਵਰਲ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है, आर टॉपिक इज मोनोट्रियल प्रोटोकॉल. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? several hundred international environment agreements are signed. बहुत सारी हुई ਸੀਗੀ ਸਾਈਨ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ what is montreal protocol. ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? montreal protocol or substance that deplete the ozone layer. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ हैंडल इट. हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वॉज क्योटो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ पढ़िया ਸੀਗਾ. क्योटो ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क. कल ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा हमने देखा था कि क्या क्या उसमें था. ठीक है, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये नायरोबी में हुई थी 1992. क्योटो कितने हुई सीगी? जापान. ठीक है, and this was convention on biological diversity was in Nairobi in 1992 में हुई थी. Then next was convention on nuclear safety. nuclear weapons की safety किस तरह से की जाए, next वो हुई थी. ठीक है, for convention on protection and use of transboundary water courses. ट्रांसबाउंड्री, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री या एक कंट्री से दूसरी कंट्री. बाउंड्रीज हमेशा कंट्री के बीच में नहीं होती. ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल लेक्स. व्हाट ऑल द लेक्स विच आर इंटरनेशनली, नॉट ओनली नेशनल. हम ये नहीं कहेंगे इंडियन, इंटरनेशनली लेक्स. ठीक है, ये हुई थी हेलसिंकी में 1992. और भी बहुत सारी. बट आवर टॉपिक इज मोनोट्रियल. व्हाट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर. हमारा जो टॉपिक है वो इस चीज के ऊपर है. अंडर वीनिया कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन 1985, जो वीनिया में रखी गई थी कन्वेंशन 1985 में क्या क्या अग्रीमेंट्स हुई? ग्लोबल अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन लेयर. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स किस तरह से स्ट्रेटोस्फियर में इकट्ठे होते हैं. तो हमने क्या चीज देखी थी वहां पे एग्रीमेंट में? क्या हुआ था कि प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन लेयर. अगर स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड रहेगी, एनवायरमेंट पोल्यूशन ज्यादा नहीं होगा. जो उसमें मॉलिक्यूल्स हमने पूरा वो देखा था किस तरह से, मैंने पूरा फॉर्मूला ब्रेक करके बताया था. ठीक है, बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. कि हमने ये चीज देखनी है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस. ओजोन को डिप्लीट करने के लिए जो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हाट ऑल गैसेस, व्हाट आर केमिकल्स. ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैसे कंज्यूम कर रहे हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन में, कैसे अपना योगदान. अब उसको हमने कैसे ठीक करना है. द स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन लेयर फिल्टर्स आउट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन लेयर का काम क्या है एक्चुअल में? इट फिल्टर्स आउट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये फिल्टर करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, विच इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स. ये हमने पहले भी चीज टॉपिक देखा था.
एंड रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ मेरीन इकोसिस्टम। हमारा पूरा चेन खराब हो रही है, वाटर साइकिल, इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक वाटर साइकिल या पानी वाला वाटर साइकिल, ठीक है ना। क्यों? सिंस अगर जितना ज़्यादा स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में मॉलिक्यूल्स वगैरह ये सब रहेंगे, पोल्यूशन रहेगा, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, कैटरैक्ट जो आँख की बीमारी होती है, मोतिया बिल हो जाता है बुजुर्गों को स्पेशली, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है और मेरीन इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा का पूरा खराब हो रहा है। Now see again the layers of the atmosphere. Now see outer space में कहाँ तक ये लेयर्स जा रही है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। नाउ दिस इज द स्ट्रेटोस्फीरिक लेयर 50 किलोमीटर्स की रेंज में, और ये देखो दिस इज द ओजोन लेयर जो कि ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फीयर के साथ ही। देन मेसोस्फीयर, लोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये सब की सब आती है। नाउ व्हेन वाटर वेपर अराइजेस, और यहाँ पे सारा का सारा मॉलिक्यूलर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब की सब जब इस लेयर में इकट्ठी हो जाएंगी, देन ओजोन लेयर डिप्लीशन शुरू हो जाएगी। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट टुवर्ड्स द लैंड एंड द एटमॉस्फेयर? All the cycles will be disrupted. Now see, ozone layer depletion, ozone depleting chemicals, ये हमने पहले भी देखा था, CFCs, aerosols, रेफ्रिजरेटर्स, याद है, सॉल्वेंट्स। फिर रेफ्रिजरेटर सॉल्वेंट्स में HCFC गैस, हैलोन गैस एंड मीथेल गैसेस, ठीक है। ये देखो ट्रोपोस्फेरिक लेयर, दिस इज द अर्थ, tropospheric layer, stratospheric layer, and this is the ozone which shields the earth from the ultraviolet rays. And now see again carbons, वही चीज इन्होंने फॉर्मूला तोड़ के दिखा हुआ है। one atom of carbon, then chlorine, fluorine, CFC molecule, then another carbon, ozone molecules, oxygen into 3, that means one particle of carbon, वही चीज, वही फॉर्मूला आ गया, one particle of chlorine, fluorine and another carbon, 1 plus 1 is 2, and it will ozone molecule में 3 atoms हो जाएंगे। ये तो एक दिखाया, but how many? The molecule left behind are chlorine monoxide and ozone, oxygen, ठीक है। फिर क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप, वही जो मैंने आपको ब्रेक करके बताया था, क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप द ओजोन मॉलिक्यूल मेकिंग अ होल इन द ओजोन लेयर। Ultraviolet rays split chlorine atom away from the CFC molecule. How? And फिर एक एक एटम में करोड़ों एटम्स हैं जो डिफ्यूज होंगे, and how it will affect the earth as well as the climate. इसके बाद हमने देखा मोनोट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। कब कब हुए थे? 26 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। फोर्स कब आया था? फोर्स मतलब लागू होना 26 अगस्त 1989, 87 में स्टार्ट हुई थी प्रोटोकॉल के ऊपर बनना और लागू हुआ था 89। फर्स्ट मीटिंग दोबारा हुई थी मई 1985। उसके बाद 8 तरह के अमेंडमेंट्स हुए थे फ्रॉम लंदन टिल दिस डे। Initially it was signed by 46 countries, now all over signatories. All over signatories means all over the world sign, सब लोगों ने, all the authorities started signing all this. Next is countries have binding time target. Time target दिया जाता है, कल हमने देखा था ना targets. Time target and measurable commitments. That means कि commitment जितनी भी वहाँ पे हुई थी they were all measured कि हाँ हमने इतने time period में ये चीज़ करनी है।
Developing and developed countries have equal but differentiated responsibilities. What all developing countries, जो developing countries थी और जो countries develop हो चुकी हैं, हर एक की अलग अलग. कल हमने ये चीज़ देखी थी. गौतम ध्यान कहाँ है बच्चे तुम्हारा? Mind the phone. Put it off. कल हमने ये चीज़ देखी थी ना, developed countries and developing nations. Which are the developed countries? Developed nations कौन से? USA as well as England. And developing हमने देखा था चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब developing nations हैं. Now developing and developed countries have equal but differentiated roles. Equal role है but अलग अलग भी है. Differentiated means अलग अलग roles हैं towards this all these type of agreements. Now specific responsibilities related to phase out. क्या क्या थी? Control of the trade. कल हमने देखा था ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कंट्रोल किया था. उसके बाद एनुअल रिपोर्टिंग ऑफ डाटा. नेचुरली जो ट्रेड में इन्वॉल्व है तो वो एनुअली रिपोर्ट भी तैयार करते हैं डाटा की. कल हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी थी कि कितनी कितनी कंट्रीज में, कल हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाला देखा था कुछ सालों का. इंक्रीज वॉज फ्रॉम द, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री का इंक्रीज था कार्बन डाइऑक्साइड यूजेज का? यूएसए. वेरी गुड, ठीक है. नेशनल लाइसेंसिंग सिस्टम टू कंट्रोल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. नेशनल लाइसेंस मतलब कि नेशनल इंटरनेशनली लाइसेंस होना चाहिए टू कंट्रोल ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स ऑन अदर मैटर. नाउ सी, दिस इज 3/10 मीन्स 3rd October 2011 ओजोन. नाउ सी, and same date 3rd October 2015. You can see the radiations कितनी ज़्यादा तब थी और कितनी ज़्यादा फिर फैलती. लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है between a span of few years. 2011, 12, 13, 14 and 15. How many years? 6. 11, 12, 13, 14, 15, sorry 15, 4 years. ठीक है, between 4 years कितना हो गया? And just imagine after, अब तक कितना हो गया होगा? ये तो सिर्फ कुछ सालों का डाटा है. Now this is 2022 और वो भी खत्म हो रहा है. अब तक कितना हो गया होगा? Just imagine. From the satellite, Antarctic total ozone and the total ozone observations कैसी आ रही हैं? See this part. And range of atmosphere कितना है and ozone changes कैसे कैसे हो रहे हैं. From 1982 अब लगा लो 2022, 2040 तक क्या हो जाएगा? Just imagine. Now Montreal Protocol of substance that deplete the ozone layer. कौन सी थी? Montreal Protocol has proven to be innovative and successful. Naturally जब check and control होगा तो वो चीज़ innovative भी होगी और उसके अलावा successful भी होगी. First treaty to achieve universal ratification by all countries in the world. ये पहली treaty थी. Treaty means agreement. Treaty also means agreement. ये पहली agreement थी जिसको पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया ऑल ओवर सभी कंट्रीज के लिए. बिकॉज क्यों किया होगा? रीजन, हर कंट्री को चाहिए हमारी हवा साफ रहे. हम नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे कि पोल्यूशन, हम तो ये चाहेंगे हमारी कंट्री पोल्यूशन फ्री हो जाए नेचुरली. ठीक है. नाउ वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेशन, लिवरेजिंग वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेशन. वर्ल्ड वाइड लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया. यूनाइटेड नेशन में जितने भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ दिस ट्रीटी अग्रीमेंट, ताकि हम कैसे कैसे आज भी उसके ऊपर कैसे कैसे काम हो रहा है. हु ऑल आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द एरियाज. वो लोग अपना अपना रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, डाटा भी, प्लस सैटेलाइट से ऑब्जर्व भी हो रहा है कि हाँ ओजोन लेयर की डिप्लीशन अगर हुई है तो उसमें हम क्या क्या रेटिफिकेशन करें. व्हाट इज रेटिफिकेशन? इम्प्रूवमेंट्स, सुधार. ठीक है. The national protocol has been sent clear signals that global market and placed ozone layer which is perennial and the path to repair.
दैट मीन्स कि ये सबसे पहली ज़रूरत है, प्रीमियर टू द पाथ ऑफ रिपेयर मीन्स कि हाँ रिपेयर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी को है, और इसी को हम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस देंगे। अगर ये रिपेयर होगी, ये ठीक हो गई, हम सबका उसी में फ़ायदा है। Now, why does the greenhouse gases escape through the hole of ozone layer? ये सोचने वाली बात है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ओजोन लेयर के आर पार क्यों जाती है। पीपल आर वंडरिंग वाई। फर्स्ट रीजन पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन पे कंट्रोल हो जाए, जो कि क्योटो ने भी ये चीज़ बोली थी, ये हमने पहले भी देखा था कि अगर जापान, ये हमने कल भी देखा था रेक्टिफिकेशन वाला, क्योटो प्रोटोकॉल कौन कौन सी कंट्रीज ने साइन किया था, रेक्टिफाई किया था, यू कैन सी हाउ मेनी कंट्रीज। ये चीज़ हमने कल भी देखी थी। अगर हम इस चीज़ पे काबू कर लें तो क्या होगा। नाउ यू सी वेयर डज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम फ्रॉम। ये भी हमने पहले देखा था, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, अदर एनर्जी सोर्सेज, फूड वेस्ट, ठीक है, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, उसके अलावा एग्रीकल्चर। ये सब चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस बायोगैस, ग्रीन हाउस एमिशंस बनाती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट क्यों? हीट तो हम फिर से वही वाटर साइकिल पे आ जाएंगे और एंड सोल्यूशन एक ही निकलेगा, क्या? एफॉरेस्टेशन सोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन तो हो रही है, ठीक है। वाई इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट? कई बार होता नहीं गर्मियों में क्या करते हो आप लोग, ये गर्मी बड़ी है, सोलर पे कर दो, उतनी ज्यादा कंजम्पशन करते हो कि नहीं? यहाँ क्लासेस में भी आपके कई स्टूडेंट्स 16 पे, 12-15 पे कर दो, बट यू डोंट रियलाइज कि उतनी ही कंजम्पशन ज्यादा होगी। और क्या होगा, जितनी कंजम्पशन होगी उतनी हीट एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होगी। जहाँ पर एसी लगे अंदर नहीं, बाहर जहाँ पे वो उसका वो होता है ना, वहाँ 1 मिनट के लिए खड़े होकर तो बहुत बुरी हालत है, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन कई बिल्डिंग्स में सपोज करो 50 मंजिल की बिल्डिंग है, 50 मंजिल की बिल्डिंग में 1000 घर हैं फॉर एग्जाम्पल। हर एक घर का एसी, हर एक कमरे का एसी। अगर एक घर में, जैसे हमारा फ्लैट है 6 BHK, मेरा कमरा छोड़ दो, बाकियों के पास एसी है, एक कमरे में एसी लगा रहा, और बाकी घरों में 6-6, अगर सपोज करो 6 बेडरूम्स हैं, आप सब अपने अपने रूम में एक एसी, 6 AC इन 1 हाउस। और हम बात कर रहे थे 50 मंजिल जिसमें 1000 घर। कैलकुलेट अपने आप करते जाओ कि एक बिल्डिंग कितना नुकसान देगी, एक बिल्डिंग। और हमने एक बिल्डिंग पर अर्थ नहीं टिकी हुई। बॉम्बे, बेंगलोर, पूना, दिल्ली, मद्रास का क्या नाम है, चेन्नई, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सिस्टम है, और वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स है। बॉम्बे में एक हमारा सबसे पहला एक फ्लैट होता था गैल्ट्रिका टावर्स में, और आज भी मेरे को अपना फ्लैट नंबर याद है 2001। ये 91 में था, अब बेच दिया है, मैंने दिया किसी को। 2001 नंबर फ्लैट, तब सिर्फ वहाँ पे कूलर होता था। बाद में 2-4 साल बाद 3 AC लग गए थे उसमें, जो किराएदार आए थे 3 AC लग गए। आज की डेट में चलो हमने बेच लिया, बाकी लोग जिन्हें खरीदा है। और उस बिल्डिंग में अगर मेरा फ्लैट नंबर 2001 था, दैट मीन्स वो बिल्डिंग 50, उसी की बिल्डिंग का एग्जाम्पल दे रही, 50th फ्लोर, जिसमें 1000 फ्लैट है, वो एक बिल्डिंग है। उसी के ऑपोजिट अब तक तो पता नहीं कितनी होगी होंगी, मैं तो 1991 की बात कर रही हूँ। आज की डेट में वहाँ पे सिर्फ उस एक एरिया में कितनी बिल्डिंग्स होंगी, सेंटर क्रूज ईस्ट की बात कर रही हूँ। उस एक एरिया में अब तक तो बहुत होंगी, मेरे को तो वहाँ के सालों बरसों बीतते, अब तक तो कितना, और एडवांसमेंट अब कितनी है, ठीक है, ऊपर से इतने लोग दिखते हैं। सो जस्ट इमेजिन, एक घर में अगर सपोज कर लो एक घर में 5 AC लगे पूरी बिल्डिंग में, उस एरिया में कितनी बिल्डिंग्स, हर एक बिल्डिंग में कितने AC, और कितना ज्यादा, समझ आ रहा है? सेम वेज विद एग्रीकल्चरल लैंड, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग। हम फिर से उसी एक अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। क्या हो रहा है ओवर ग्रेजिंग से? मिनरल्स, ठीक है, इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का
स्मॉग, स्मोक, मीथेन गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके अलावा एक और चीज भूल रहे हो, यस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, लोग रुकते नहीं है, होए तब भी ऑन रखते हैं, होता है ना। सो natural greenhouse effect, now you can see is greenhouse gases, solar rectification, heat, more re-emission, carbon dioxide and more greenhouse gases, how they are affecting the planet, ठीक है। more heat escapes into space, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O बहुत कम रेशो में, this is the water inside the atmosphere through water vapor, ठीक है, but carbon dioxide, methane gases and see nitrogen dioxide, ये सब less heat escapes into the space from the low and less re-emitted heat. This is how the greenhouse effect is harming. कितनी सारी जो गैसेस हैं किस तरह से इमिट और रीमिट हो रही है, दैट इज हाउ हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है यहाँ पे भी एंड ऊपर भी। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे होता है और ह्यूमन इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो कितनी ज्यादा, नेचुरली कैसे कम था एंड अब देखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रियल ओरिजिनल था आफ्टर द ह्यूमंस, जो हमने अब तक नुकसान किया है, उसके बाद क्या होगा। कैन यू सी द एटमॉस्फेरिक लेयर्स इन दिस डायग्राम, इसको छोड़, एंड हाउ it is affecting the planet Earth as well as the atmosphere. Why? Because more greenhouse gases have entered the atmospheric layer which was first clear. पहले clear थी, but जब से human enhancement हुई है, जो कि हमने पिछली पिक्चर में देखा, जब से हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सब कुछ किया है, तब से उसके बाद से क्या हो रहा है, more and more gases are emitted in the atmospheric layer and causing more greenhouse effect. और उससे क्या होगा, कुछ है क्लियर यहाँ, क्लैरिटी इन द एटमोस्फेयर, नो, उतनी ज्यादा गैसेस है एंड दैट विल हीट अप द प्लैनेट मोर एज वेल एज द एटमोस्फेयर, क्योंकि सारी गैसेस यहाँ पे ट्रैप हो रही है, स्पेस में तो जान ही नहीं, जो यहाँ ट्रैप हो रही है क्या होगी, यहाँ पे कोई चीज टकरा के वापस इधर ही आएगी ना, जब यहाँ ऊपर नहीं जा रही, तो व्हाट इज हैपनिंग, यहीं पे जा रही है, यहाँ पे मोर ग्रीन हाउस गैसेस है, तो लेस हीट इज बीइंग एस्केप्ड इनटू द स्पेस, सो मोर री-इमिटेड हीट विल कम बैक टू द प्लैनेट। अब आई समझ, you can see observed sea ice in September 1979 और अब 2003 कितनी बर्फ पिघल रही है, पहले ज्यादा थी अब पिघल रही, जितनी जितनी आइस कैप्स पिघलेगी उतनी हीट। As set a heavier burden in developed nation under the principle commit differentiated responsibilities, वो हमने कल भी देखा था कि अलग अलग responsibilities पड़ी हैं। इससे क्या हुआ है, हर तरह की ये चीज जो हमने कल भी देखी थी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट्स बाय क्योटो, जापान टाइम्स न्यूज़पेपर में भी आया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड एमिशन ट्रेडिंग, ये तीनों टॉपिक्स हमने कवर किए थे, ठीक है। अगर हमने क्लीन रखेंगे अपने एनवायरनमेंट को, पूरा मैकेनिज्म हमारा सही रहेगा कि हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे यूनाइटेड नेशंस वाले इन्होंने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, ग्रीन हाउस डिपार्टमेंट अलग दिया, हर एक डिपार्टमेंट दी। व्हेन यू आर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पूरा मैकेनिज्म करेक्ट रहेगा और उससे क्या होगा, ट्रेडिंग सही रहेगी, एमिशन ऑफ ट्रेडिंग।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला जो था वो 29th में फोर्स दोबारा हुआ था। इसमें क्या था, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो जाए, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी, अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जितनी भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी भी करेक्ट यूजेज हो। उसके अलावा जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको देते गए वो पूरी तरह, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो हो एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो नए नए प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं उनको फॉलो किया जाए। अगर वो होता रहेगा तो हम ओजोन लेयर डिप्लीशन में जो है जितनी हो रही है हम उसकी रिपेयर में अपना योगदान दे सकेंगे। ये हमने पहले भी देखा था। प्रोग्राम कैसे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कन्वेंशन किस तरह से बना था, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, वही जो हमने डायग्राम में देखा था। उसके अलावा ड्राई एंड सब ह्यूमन लाइफ, जिसमें आ जाता है ट्राइबल ऑल्सो, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ट्राइबल्स, किस तरह से ट्राइबल्स को हमने, ट्राइबल एरिया कौन सा होता है, जंगल का एरिया, वहीं आप वहीं पे आ जाओगे उसी टॉपिक में। इनलैंड एंड वाटर बायोडाइवर्सिटी, कैसे हमने इनलैंड और वाटर, ठीक है, कल हमने देखा ही था, कल एक टॉपिक देखा जिसमें हमने मेरीन शिप्स, बेतहाशा शिपिंग हो रही है, पॉइजनिंग द फिश, वो कंट्रोल। आइलैंड्स कैसे, आइलैंड बॉम्बे भी एक आइलैंड ही है। आइलैंड क्या होता है, प्लेस सराउंडेड बाय वाटर, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड पे सबसे ज़्यादा पानी होगा, सी लेवल, वहीं पे फिश को खराब किया जाएगा, वहीं पे इस तरह की शिपिंग होगी जो अपना एफ्लुएंट्स पानी में डालते हैं, लीकेज ऑफ पेट्रोल डीजल हमने पढ़ा था ना पिछले टॉपिक में। उसके अलावा पॉइजनिंग ऑफ द फिश, ठीक है। उसके अलावा डायनामाइट ब्लो, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सपोर्ट इनिशिएटिव, कौन कौन है जो इनिशिएटिव इसका सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस वाले, बिजनेस पीपल, लोकल अथॉरिटीज, नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से डिसीजन बनेगा, यूनिवर्सिटीज एंड साइंटिफिक कम्युनिटी, नेचुरली ये साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर आएगा, साइंटिस्ट के अंदर आएगा। चिल्ड्रन एंड यूथ, जैसे आप लोगों को एजुकेशन इस चीज़ में मिल रही है, क्यों यूनिवर्सिटीज आपको इस टॉपिक पे एजुकेशन, आपकी ओर से योगदान हो, कल को हो सकता है कई बच्चे आप में साइंटिस्ट बने, तो यू विल नो कि हमने ये सब अपने इवन सिलेबस में पढ़ा है, तो यू विल हैव, वैसे भी यूथ के पास सबसे ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, आप अपनी ओर से कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके जो हमारी पीढ़ी को नहीं पता, यू विल कम आउट विद न्यू एंड ब्राइट आइडियाज़, ठीक है। ग्रीन वेव फॉर स्कूल्स में भी ग्रीन वेव, 2 ग्रीन प्लांटेशन भी चलाते रहे, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एनजीओ से करते हैं, वाई फिर वही बात आ जाएगी, वाई वी इनकरेज एफॉरेस्टेशन, जितना आप पौधे लगाओगे, जितने प्लांट लगाओगे, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, फ्यूचर जनरेशंस, आपकी पीढ़ियां, नेक्स्ट जनरेशंस, आपके अभी सबके काम आएंगे। जिन्होंने शुरुआत में पेड़ लगाए थे, जब से धरती बनी है, क्या वो है, नहीं है, बट उसका फल हमें मिल रहा है ना। सेम वे अगर आप लोग भी जितने भी आप पौधे लगाओगे या ट्री प्लांटेशन करोगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए ही फायदा है। This is not in your